मेरा नाम विशी छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम लिया आरपीएससी ने, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। पिछले वीडियो में अपन ने 50 क्वेश्चन कवर किए। आज वाली वीडियो में भी अपन 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन 51 कहता है कॉस्ट ऑफ लाइसेंस इज शोन इन अंडर डबल अकाउंट सिस्टम। तो जो डबल अकाउंट सिस्टम होता है, जो जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज अपनाती है, वो पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ लाइसेंस को कहाँ दिखाया जाएगा। पहला ऑप्शन है इसे स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, रेवेन्यू अकाउंट में दिखाएंगे, जनरल बैलेंस शीट में दिखाएंगे या नेट रेवेन्यू में। तो इसका आंसर है ए। इसे हम उस स्टेटमेंट में दिखाएंगे जो होता है स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपको पता है रेवेन्यू अकाउंट में आपका जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो दिखाया जाता है। नेट रेवेन्यू में आप एप्रोप्रिएशन दिखाते हैं। जो आपके फिक्स्ड असेट्स और जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं लायबिलिटी के, वो आप यहाँ दिखाते हैं। ठीक है, एक बार आप इसका देख लीजिए परफॉर्मे में भी। देखिए इसका क्या नाम है, स्टेटमेंट शोइंग रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आया है कॉस्ट ऑफ लाइसेंस। तो कितने जो भारी भरकम खर्चे हुए पूंजी में से वो यहाँ पे हैं, और जो भारी भरकम पूंजी की प्राप्ति की गई उसे रिसिप्ट साइड में दिखाई दिया, इसलिए इसका नाम है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट। ए इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 20,000, सेल 1 लाख, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 40%, द ऑपरेटिंग लिवरेजेस। लिवरेज वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और इसके क्वेश्चन बीईपी कैलकुलेशन जैसे होते हैं। सबसे पहले आपको सेल लिखनी चाहिए विच इज़ 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपये में से आप वेरिएबल कॉस्ट लेस करो जो कि 60% है, क्योंकि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 40% है। 40,000 रुपये आपने कमाए हैं 1 लाख में से। इसके बाद आपकी व्यापार को चलाने की फिक्स कॉस्ट 20,000 है। तो आपका जो प्रॉफिट है, जिसे इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ईबीआईटी कहेंगे, वो 20,000 है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज का कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो आपका कंट्रीब्यूशन रहा 40,000 और आपका ईबीआईटी रहा 20,000। सॉल्व करने पे आ गया 2, तो इसका आंसर रहेगा 2। ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है। ठीक है, एक बार फिर इस कैलकुलेशन को आप देख लीजिए अगली शीट में। 1 लाख रुपये की सेल है, 40,000 कॉन्ट्रीब्यूशन है, 20,000 ईबीआईटी है। और इस 2 का क्या मतलब होता है, क्योंकि मैंने कहा ना ये वीडियो मैं 2 तरह के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। एक जो अपने आंसर्स मिलाने के लिए वीडियो देख रहे हैं, और एक वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल समझना चाहते हैं या किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनके कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। देखिए, अगर आपका ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है तो इसका मतलब है डबल इम्पैक्ट। डबल इम्पैक्ट मतलब ये कि अगर आपकी सेल में 10% का इजाफा हुआ तो नीचे 20% का इजाफा होगा। मैं जस्ट आपको करके बता देता हूँ। एक्स ऐसे ही देखिए, अगर सेल में 10% इजाफा होगा तो सेल बढ़ के 1,10,000 हो जाएगी। चूँकि सेल चेंज होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी, और वो 10% ही चेंज होगी क्योंकि वो सेल के प्रोपोर्शनेट होती है। आपका कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा और वो 44,000 हो जाएगा, लेकिन आपकी फ़िक्स कॉस्ट पहले की तरह 20 रहेगी। तब यानी आपका जो कहें ईबीआईटी है वो 24,000 है। अब आप गौर कीजिए इसमें कितना अंतर आया है, 4,000। और अंतर का परसेंटेज क्या है, अंतर का परसेंटेज आप निकालेंगे वो है 20%। तो देखिए टॉप लाइन मतलब सेल वाली लाइन, टॉप लाइन में चेंज आया 10% और बॉटम लाइन में चेंज आया 20%। और ये बात मैं क्वेश्चन के शुरू में ही जानता था, आपको भी जाननी चाहिए। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है तो इसका मतलब है बॉटम लाइन में डबल इम्पैक्ट आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन बाय बैक ऑफ इट्स शेयर। हमें पता है कि इक्विटी शेयर का बायबैक हो सकता है। कंपनी अपने ही इक्विटी शेयर का 1 साल में 25% तक शेयर्स को बायबैक कर सकती है। किस में से, फ्री रिजर्व में से हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम में से हाँ, प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, अंशों के निर्गमन से जो पैसा आएगा हाँ, ऑल ऑफ द अबव हाँ भाई हाँ। तो इसका आंसर हाँ भाई हाँ डी है, ऑल ऑफ द अबव है। एक कंपनी इन सारे ही सोर्सेज से बायबैक कर सकती है। व्हेन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिव देन द आईआरआर विल बी। तो जब हम कैपिटल बस्टिंग वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो एक है आपका एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, और एक होता है आपका आईआरआर मेथड। अगर इन्होंने कहा कि इन्होंने एनपीवी निकाल लिया और वो पॉजिटिव आई है, इसका मतलब डेफिनेट ये बात है कि आपकी आईआरआर केई से ज़्यादा है। मतलब उस प्रोजेक्ट में जो इंटरनली हो रही कमाई है वो ज़्यादा है, तभी आपका एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि जस्ट हम कहें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते तो इसकी हम कहें हडल रेट निकालते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने 10% हमारी हडल रेट माना कि भाई 10% कट ऑफ रेट बोल दो कि 10% तो हमें कमाना ही कमाना है। अब हमने 10% पे डिस्काउंटिंग की, डिस्काउंटिंग करके रिजल्ट निकाले, रिजल्ट हमारे फेवर में आए, इसका मतलब है उस प्रोजेक्ट में 10% से ज़्यादा दम है। 10% से ज़्यादा दम है, यानी इसे यूँ समझ लो कि एक इंसान को अपन ने कहा कि तू 50 किलो वज़न उठा के दिखा,
और उसने वो वजन उठा लिया, उसने एक ही बार में 50 किलो वजन उठा लिया, इसका मतलब है उसकी अंदरूनी स्ट्रेंथ 50 से क्या है, ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है, तभी तो उठा लिया। तो यही समझो कि अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव चला गया, इसका मतलब है आपके प्रोजेक्ट में दम है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है। तो आपकी जो इन्होंने पूछा आईआरआर क्या होगी, तो आपकी आईआरआर डेफिनेट पूंजी की अवसर लागत से पहला ऑप्शन है कम होगी, नहीं। पूंजी की अवसर लागत के बराबर होगी, नहीं। कम होगी या बराबर होगी, नहीं। पूंजी की अवसर लागत से ज़्यादा, डी आंसर इसका सही है। आपके अंदर 50 किलो से ज़्यादा की स्ट्रेंथ है। अगला क्वेश्चन कहता है इन वॉयज अकाउंट व्हाट इज़ बंकर कॉस्ट। तो हम जो एजेंट को दलाली देते हैं उसे तो अपन ब्रोकरेज कहते हैं, कुछ मामलों में एड्रेस कमीशन कहते हैं। हम जो शिप के कप्तान को एक्स्ट्रा पैसा देते हैं वो भी बंकर कॉस्ट नहीं है। हाँ, जो हम फ्यूल पे, कोल पे, डीजल पे, दैट इज़ जहाज़ को चलाने में, जहाज़ एक बहुत बड़ा हाथी होता है, मतलब 100 हाथियों के बराबर, तो जहाज़ को चलाने के लिए जो चाहिए डीजल, पानी, कोयला, फ्रेश वाटर, ये जो चाहिए उसे उसे कहा जाता है बंकर कॉस्ट। बाकी जो पोर्ट अथॉरिटी को दिया जाता है उसे पोर्ट चार्जेस या हार्बर चार्जेस कहते हैं। तो बंकर कॉस्ट यानी ईंधन, कोयला, डीजल और शुद्ध पानी पर व्यय की गई राशि। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हो तो आप जानते हो कि कॉमर्स में 3 बड़ी जॉब्स रहती हैं। एक होती है स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ठीक है, जो जिसे अपन पीजीटी, टीजीटी, कॉमर्स टीचर भी कहते हैं। दूसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी यानी कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी। और तीसरी होती है किसी भी स्टेट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी सीए साइड की होती है, सीए वाली, बट वो प्रोफेशनल साइड होती है। आपको क्या लगता है एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, एक बार के लिए फेल हो जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू मी जो फ़र्क रहता है वो रहता है फ़र्क प्रैक्टिस का। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, कोर्सेज सब लेते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ से तैयारी करते हैं। तो एक बार के लिए तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क रह जाता है ना वो प्रैक्टिस का रहता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। एक सीट पे 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप क्रैक कैसे कर पाओगे? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सब पे बनाए हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे चलिए तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक का है। मतलब ये हमारे पास बहुत सारे, इनफैक्ट लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं और वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। बहुत जगह पे हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। उसके अलावा हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। हमारा नंबर लगातार व्हाट्सएप पे आप देख रहे होंगे, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल कोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो फुल कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हम रेडी हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू बहुत नॉमिनल 99 मतलब ओनली 99 रुपी, या कोई अगर बड़ा है तो 199 रुपी में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई 2 टॉपिक नहीं डाले हैं तो आप सिंपली व्हाट्सएप कीजिए, हम उसके क्वेश्चंस उसके अंदर और ऐड कर देंगे या आपके पास भेज देंगे। ठीक है, और अगर कोई ज़्यादा हिस्सा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है तैयारी करना, बट तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है ना, क्रिकेट खेलना सबको आता है ऑलमोस्ट। अगर आप इंडिया में हैं तो क्रिकेट खेलना सबको आता है, लेकिन अच्छे प्लेयर कौन बनते हैं? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं या बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैं जस्ट आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट हमने इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, थोड़े रह भी गए होंगे, बट हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। सिंपल लेवल, एवरेज लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। कोई अगर चैप्टर नहीं है तो आप उसे और ऐड करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर कीजिए। केवल एक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लेके देखिए। अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप और क्वेश्चन बैंक लीजिए।
जहाँ आप इतना तैयारी पे पैसा खर्च करते हैं, आगे इतनी लाइफ आपकी दांव पे लगी हुई है, तो एक 500 600 या 900 रुपए के सारे सब्जेक्ट्स के भी मिला के 1000 रुपये के अंदर सारे आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ केवल एक 99 रुपीज़ से स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा, कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा, दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। एन आइटम कैन बी परचेज फॉर 100 पर यूनिट, द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 200 एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 10% ऑफ द आइटम कॉस्ट पर एनम। इफ़ द एनुअल डिमांड इज़ 4000 यूनिट्स द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिया, मतलब ई ओ क्यू का इससे बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता था। ई ओ क्यू का फॉर्मूला होता है √2 CO डिवाइडेड बाय UI। अब यहाँ पे क्या मतलब है, C से मतलब है आपका एनुअल कंजम्पशन कितना है, तो उन्होंने सीधा सीधा एनुअल कंजम्पशन दे दिया, घुमा सकते थे मंथली दे देते तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे दी 200 रुपये, और UI से मतलब होता है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। तो आपकी वस्तु है 100 रुपये की और आपकी होल्डिंग कॉस्ट है 10%, तो 100 का 10% हो गया 10 रुपया। बस अब आपको इसको सॉल्व करना था, 1 0 से 1 0 कौन कैंसिल, 2 चौका 8, 8 दूनी 16, 16 के आगे 4 0 लग गए, ठीक है। आप इसका रूट वैल्यू निकालते तो वो आता 400 यूनिट्स। इसका क्या मतलब है कि हमें एक बार में 400 यूनिट ऑर्डर करने चाहिए। और अगर थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन पूछता तो ये हो सकता था कि वो पूछता कि आपको एक साल में कितने ऑर्डर देने होंगे। तो 4000 यूनिट्स हमारी डिमांड है, 400 यूनिट का हम एक बार में ऑर्डर करेंगे तो हमारे को 10 ऑर्डर देने होते। बट इन्होंने सिंपल यही पूछा है तो यही सही, A 400 यूनिट, ठीक है। ये आगे समझा भी रखा है मैंने। आउट ऑफ दीज विच कैन नॉट बी यूज फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंश्योरेंस फंड में से हम डिविडेंड दे सकते हैं, यस। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले जो प्रॉफिट होते हैं वो कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड हम नहीं दे सकते। एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन फंड में से हम डिविडेंड दे सकते हैं, जनरल रिजर्व में से हम डिविडेंड दे सकते हैं। रूल क्या है, जो आपके रेवेन्यू रिजर्व हैं, रेवेन्यू रिजर्व चाहे आपके जनरल रिजर्व के नाम से हैं या चाहे वो स्पेसिफिक किसी रिजर्व के नाम से हैं, आप उसे डिविडेंड भी दे सकते हैं। लेकिन समामेलन से पहले के जो लाभ होते हैं उसमें से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। मैं थोड़ा और बता दूं, सपोज़ कीजिए कि एक कंपनी का बिजनेस आपने 1 अप्रैल से ख़रीदा, लेकिन आपका जो इनकॉर्पोरेशन हुआ वो जुलाई में हुआ। मतलब एक नई बनने वाली कंपनी ने एक चलते हुए बिजनेस को अप्रैल से टेक ओवर किया, लेकिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन होते होते जुलाई तक का समय हो गया। तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक के जो प्रॉफिट होंगे ये इनकॉर्पोरेशन से पहले के प्रॉफिट होते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इनका नेचर कैपिटल नेचर होता है, तो इसे अपन ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में से और इसमें से डिविडेंड नहीं दे सकते। तो बी इसका आंसर रहने वाला है। वेल, अगला क्वेश्चन है, अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन आउटले ऑफ 50,000 एंड यील्ड्स एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ 12,500 फॉर 7 ईयर। द पे बैक पीरियड फॉर द प्रोजेक्ट इज, अगेन बहुत लड्डू क्वेश्चन, एक असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के एग्जाम के हिसाब से बहुत लड्डू क्वेश्चन, पर ठीक है, हम समझ सकते हैं कि एग्जामिनर सारे क्वेश्चन तो टफ नहीं बनाएगा ना। तो 50,000 रुपये आपने किसी प्रोजेक्ट में लगाए और 12,500 रुपये हर साल आपका कैश इनफ्लो होता है, तो आपकी कॉस्ट 4 साल में कवर हो जाएगी। यानी होता है ना, भाई कोई आदमी पैसा लगाता है तो वो देखता है कि उसका पैसा कितने समय में वसूल हो जाएगा। तो 50,000 उसने लगाए, हर साल 12,500 रुपये रिकवर होंगे, तो 4 साल में इसको अपन बोलते हैं पे बैक पीरियड। जितना ये शॉर्ट हो उतना अच्छा होता है, 4 साल में हमारा पैसा वसूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वेल, अगला क्वेश्चन कहता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड EVA इज़ कैलकुलेटेड। तो EVA कि आपने इकोनॉमिकली कोई वैल्यू ऐड करी या नहीं करी, तो इसके लिए देखना होता है नोपैट माइनस आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई WACC, दैट इज नोपैट का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि हमने कितना जनरेट किया, माइनस हमारी कॉस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज कितनी है, मतलब हमने धंधे में कितनी पूंजी लगा रखी है, उसकी वेटेड कॉस्ट कितनी है। समझो ये है x, ये है y, अगर x ज़्यादा होता है y से तो हम ये मानते हैं कि हमने EVA जनरेट किया है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जनरेट किया है। तो EVA का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिल्कुल सही है। टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज करेंगे तो ये तो कैपिटल का फॉर्मूला दे दिया इन्होंने। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, इस तरह का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसका सिंपली आंसर ए हो जाएगा। नोपैट ज़्यादा अच्छा होता है, बट ठीक है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अंडरस्टूड है, ए ही आंसर है इसका। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन कहता है, अंडर द वॉल्टर्स
मॉडल ऑफ डिविडेंड, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो व्हेन आर इक्वल टू 15% एंड के इक्वल टू 12%। ठीक है, वॉल्टर का ये सिंपल मानना था, वॉल्टर का एक सिद्धांत था ऑल और नन। वॉल्टर का मतलब सिंपल कहता था कि या तो पूरा डिविडेंड जितना भी कमाओ 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दो या फिर 100% रिटेन कर दो, बीच का कुछ नहीं। और वॉल्टर का उसका भी लॉजिक सिंपल था कि भाई देखो, आर मतलब होता है कि कंपनी जो कमाती है, और के ई का मतलब होता है जो शेयर होल्डर कमाता है। ये शेयर होल्डर बनाया मैंने और ये कंपनी बनाया। अगर, और इसका सिंपल लॉजिक ये है कि पैसा उसको रखना चाहिए जिसके अंदर दिमाग ज़्यादा है। तो अगर आर 15% है और के ई 12% है, इसका मतलब कंपनी के अंदर दिमाग ज़्यादा है, तो कंपनी को अपने पास पैसा रखना चाहिए, कंपनी को अपना 100% पैसा रखना चाहिए, और डिविडेंड तब कितना होना चाहिए, 0। यानी ये इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो चूंकि कंपनी में दिमाग ज़्यादा है, कंपनी जो आरओआई जनरेट करती है वो 15% है, जबकि जो शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करते हैं या शेयर होल्डर जो जनरेट कर सकते हैं वो 12% है। तो कंपनी में ज़्यादा दिमाग है, तो कंपनी को 100% रिटेन करना चाहिए और पे आउट होना चाहिए मात्र 0%। यानी कुछ भी, हमें इसने पूछा था कि कितना लाभांश भुगतान होना चाहिए, तो 0, कुछ भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, 0 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑल और नन थ्योरी याद रखिएगा। 1. X and Y were partners sharing profit and losses as 2:1. They admit Jed as a new partner, giving him 1/5 share of future profits. What should be the new profit sharing ratio? Again a बहुत easy question. तो बेसिकली X और Y हैं जिनका रेशियो 2:1 है। जेड आया और जेड को जो रेशियो दिया वो दिया उन्होंने 1/5, तो 1 में से Y 1/5 चला गया तो बचेगा 4/5। ठीक है, यानी जेड को हमने दे दिया, जो बचेगा उसे हम कहते हैं रिमेनिंग। अब ये जो बचा हुआ है उसमें से एक्स को मिलेगा 2/3, क्योंकि पहले भी इसको 2/3 मिल रहा था और क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं। और जो वाई है उसको इस बचे हुए का 1/3 मिलेगा। तो एक्स के हिस्से में आया 8/15, वाई के हिस्से में आया 4/15। 8 पॉइंट और 4 पॉइंट हो गए 12 पॉइंट, 15 में से 12 हो गए, बाकी बचे 3 पॉइंट। तो 8 4 3 8 4 3, दिस विल बी न्यू रेशो। ठीक है, तो ए बी सी में अगर ये बी है कुल मिला के, तो बी इसका आंसर हो जाएगा 843। सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गई है बट 843 इज द आंसर जहाँ पे भी है। वेल, वाइल सेलेक्टिंग ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन वुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ। कहता है कि जब हम प्रोडक्ट मिक्स तय करते हैं, दैट इज़ हम ये तय करते हैं कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाएं, तो ये डिसीज़न हम ब्रेक इवन पॉइंट के बेस पे लेते हैं, ये डिसीज़न हम मशीन कैपेसिटी के बेसिस पे लेते हैं, ये हम लोएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर के हिसाब से लेते हैं, या ये हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर के हिसाब से लेते हैं। तो ये इसका सही आंसर है। एक्चुअली जब हमारे पास कोई रिसोर्स कम होता है ना, तो उसको हम बोलते हैं की फैक्टर। ठीक है, और फिर हम उस की फैक्टर का बहुत समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसमें हमें फ़ायदा ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ही मैं आपको बताऊँ, सपोज़ कीजिए कि आप एक मिठाई वाले हैं और आपके दुकान में शुगर, जो मिठाई है बनाने के लिए शुगर आती है काम में, वो बहुत कम पड़ी है। अब आपके सामने आप चाहें तो बर्फ़ी बना सकते हैं, आप चाहें तो लड्डू बना सकते हैं, और आप चाहें तो जलेबी बना सकते हैं, लेकिन आपके पास इतनी शक्कर नहीं है कि आप तीनों चीज़ें बनाएं। ठीक है, तो इसको कैसे फिर सॉल्व होगा। सपोज़ कीजिए कि बर्फ़ी से आपको कमाई होती है 100 रुपये की, लड्डू में आपको कमाई होती है 80 रुपये की, और जलेबी में आपको कमाई होती है 60 रुपये की। अगर आप बिना दिमाग लगाए काम करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हमें पहले बर्फ़ी बनानी चाहिए, लेकिन इसमें 0.4 kg इसमें 0.4 kg शक्कर की ज़रूरत होती है, इसमें 0.2 kg शक्कर की ज़रूरत होती है, और इसमें 0.1 kg की शक्कर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 0.4 करोगे तो ये 250 निकला, 80 डिवाइडेड बाय 0.2 करोगे तो ये 400 निकला, और 60 डिवाइडेड बाय 0.1 करोगे तो 600 रुपये निकला। यानी इसमें आपको जो कमाई होगी वो 600 रुपये किलो होगी, इसमें 400 रुपये किलो होगी, और इसमें 250 रुपये किलो होगी। कहने का मतलब है हमने शक्कर से होने वाली कमाई निकाली। किससे निकाली? जो की फैक्टर है, की फैक्टर हमें किस प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगा, हमने वो देखा। तो इसीलिए कभी भी हम ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करते हैं तो की फैक्टर देखते हैं, और फिर ये देखते हैं कि कौन सा की फैक्टर हमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्रोड्यूस करेगा।
तो इसका आंसर डी रहने वाला है। ठीक है, चलिए इसे मैं आपको एक बात बताऊं जोड़ के, अगर आप बात समझे तो आपके पास जो समय है ना, वो समय आपके लिए की फैक्टर है। देखिए, वो समय आप रील्स देखने में लगा सकते हैं, वो समय आप गप्पेबाजी करने में लगा सकते हैं, वो समय आप घूमने में लगा सकते हैं, या वो समय आप पढ़ाई में लगा सकते हैं। ठीक है, इन सब में रील्स देखने से आपको कुछ मिलेगा, गप्पेबाजी से कुछ मिलेगा। ठीक है, आप डिवाइडेड कीजिए इसमें आपका कितना कितना समय जाता है, और फिर सबसे ज़्यादा आपको किस से मिलेगा, आपको वो काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए कॉल और पुट ऑप्शन मस्ट बी देयर फॉर कन्वर्टेबल डिवेंचर आफ्टर, आई थिंक इसका आंसर 18 मंथ है। ठीक है, बहुत शॉर्ट मुझे इसका सबूत नहीं मिला, पर हमें पता है कि कभी कभी हम डिवेंचर्स को ये ऑप्शन देते हैं कि अभी आप डिवेंचर होल्डर बन जाइए, इंटरेस्ट इन्जॉय कीजिए, जब आपका हमारी कंपनी पे विश्वास हो जाए तब आपने अपने डिवेंचर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा लेना। तो जनरली 18 महीने से लेकर 36 महीने तक का पुट एंड कॉल ऑप्शन मिलता है कि मतलब आपकी इच्छा है, अगर आप अपने आप को कन्वर्ट कराना चाहें तो कन्वर्ट कराने के लिए आ सकते हैं। तो 18 मंथ आई थिंक इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है अ नॉन बैंकिंग असेट्स इज़ फर्नीचर एंड फिक्सचर, उसको तो हम फर्नीचर फिक्सचर ही कहते हैं। एन आइटम ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, एनी असेट्स अक्वायर्ड फ्रॉम द डेटर, ये इसका सही आंसर है। अगर आप कंपनी में भी कहीं किसी बैंकिंग कंपनी की अगर आप बैलेंस शीट देखोगे और अगर आपको उसके अंदर नॉन बैंकिंग एसेट्स दिखाई दे, तो नॉन बैंकिंग एसेट्स का मतलब है वो एसेट्स जो हम उठा के ले आए हैं, क्योंकि सामने वाले पे हम बैंक है, सामने वाला हमारा लोन नहीं चुका रहा है, हम उसके घर गए, उसके घर से जो सामान हमें समझ में आया वो उठा के लेके आ गए, उसकी गाड़ी उठा के लेके आ गए, एसी फ्रिज टीवी कुछ भी उठा के लेके आ गए, तो उसे हम नाम देंगे नॉन बैंकिंग असेट्स, जो हमने क्लेम के सेटिस्फैक्शन में वसूल की है। देखिए शेड्यूल 11 या कहें स्केड्यूल 11 में हम अदर एसेट्स दिखाएंगे, अदर एसेट्स में हम एक दिखाते हैं नॉन बैंकिंग एसेट्स विच इज़ अक्वायर्ड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम्स। वेल, अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग ब्लॉक कोड टेक्निक इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग फॉर अकाउंटिंग। वेल, इसका क्वेश्चन का ऑब्वियस सी बात है मुझे आंसर नहीं आता था, क्योंकि थोड़ा कंप्यूटर लाइन का था। हालांकि लेखांकन के अंदर कैसे कंप्यूटर अनुप्रयोग किए जाएं ये कहीं कहीं चैप्टर होता है, तो फिर मैंने मेरे दोस्त से पूछा जो इसी लाइन में है। ठीक है, तो मैंने पूछा भाई ये ब्लॉक कोड टेक्निक ईडीपी में क्या पर्पज़ होता है इसका, तो उसने बताया कि इसका पर्पज़ होता है टू ग्रुप एंड ऑर्गेनाइज डेटा इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स, यानी जो डेटा है उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स में कन्वर्ट करने के लिए ब्लॉक कोड टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि डेटा को अच्छे से प्रोसेस किया जा सके। तो सी इसका आंसर होगा। 66 बैच कॉस्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग या डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो बैच कॉस्टिंग जो टाइप है वो है जॉब कॉस्टिंग का। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, हमारे को ग्राहक एक ऑर्डर देता है और जैसी उसकी स्पेसिफिकेशन होती है, जो जो वो चाहता है, हम उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे प्रिंटिंग प्रेस है, तो कोई व्यक्ति हमारे पास आता है कि हमारी शादी का ऐसा कार्ड छापो, तो हम उसका जॉब को पूरा करते हैं। तो जैसे जॉब कॉस्टिंग में हम स्पेसिफिक ऑर्डर पूरा करते हैं, तो बैच कॉस्टिंग भी उसी का एक टाइप है, जिसमें अपन एक बैच में 100 यूनिट, 1000 यूनिट, 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं किसी के ऑर्डर पे या अपनी इंटरनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो बैच कॉस्टिंग समूह लागत विधि प्रकार है उपकार्य लागत लेखांकन का। ये आपको मैं बुक दिखाता हूँ, ये बुक में से लिया है मैंने, कि जो बैच कॉस्टिंग होती है वो जॉब कॉस्टिंग का ही एक रूपांतरित रूप है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जब आप कॉस्टिंग सीखते हैं तो क्या इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ बिजनेस शॉप, जो आपकी दुकान का इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, उसे शामिल करते हैं? बिल्कुल सर, इसे हम कॉस्टिंग में इंक्लूड करते हैं। जो रिसर्च जनरली जो हम मार्केट रिसर्च करते हैं उसे भी अपन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में इंक्लूड करते हैं, यानी कॉस्टिंग में इंक्लूड करते हैं। पेमेंट ऑफ पेंशन, हम जो एम्प्लॉयज़ को पेंशन देते हैं उसे हम अपने कॉस्टिंग डेटा में शामिल नहीं करते। इसी तरह से जो हम अपने सेल्स एजेंट को सैलरी देते हैं वो भी हम अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में शो करते हैं, मतलब ये भी कॉस्टिंग में शो होते हैं। लेकिन जो पेंशन है वो कॉस्टिंग के आइटम नहीं है, ये एक्चुअली फाइनेंशियल आइटम है। तो सी इसका आंसर रहेगा। वेल,
अच्छा, मैंने ना कहीं कहीं बुक में हिंट दिए हैं या पेज नंबर दिए हैं, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बोल सकते हैं, मैं आपको भिजवा दूंगा। आप सिंपली व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मैंने जैसे पहले भी कहा, कॉल में नहीं उठा पाता, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो लेटर और सूनर उस दिन या नेक्स्ट डे तक मैं आपको रिप्लाई कर ही दूंगा। स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, यानी अपने को फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पेड अप कैपिटल कैन एक्सीड कॉल्ड अप कैपिटल, तो कॉल्ड अप में हम पैसे मांगते हैं और पेड अप में हमें मिलते हैं। तो जैसे मान लो अपन ने 60 लाख रुपए मांगे, तो 60 लाख रुपए अगर हमने मांगे तो अब क्या होगा, या तो हमें 60 लाख रुपए पूरे मिल जाएंगे या हमें 60 लाख से कम मिलेंगे। तो कहने का मतलब है पेड अप कैपिटल जो होती है, पेड अप कैपिटल जो होती है या तो वो कॉल्ड अप कैपिटल के बराबर होती है या कम होती है। इसने कहा कि पेड अप कैपिटल ज़्यादा हो सकती है, तो ये फॉल्स है। पहले स्टेटमेंट फॉल्स है। पहले को देखते ही अपने को आंसर ए नहीं दे देना चाहिए, हो सकता है बाकी के दोनों तीनों भी फॉल्स हों। सेकंड है द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स लिमिटेड, तो यस, जनरली जो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, ये बात भी ट्रू है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, ये बात भी ट्रू है। तो ये कहना कि पेड अप कैपिटल, आप कहेंगे सर हमारे पास ज़्यादा पैसा भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन उसे फिर हम कॉल इन एडवांस कहेंगे। पर जनरली पेड अप कैपिटल या तो कॉल्ड अप कैपिटल के बराबर होती है या कम होती है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंटेन्स एक्टिविटी एंड इट्स कॉस्ट ड्राइवर, विच ऑप्शन इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग, इसमें मैं कॉस्ट वर्ड चिपका देता हूँ। तो ये क्या, प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग कॉस्ट जो होती है वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन पे डिपेंड करती है, ये बात सच है। डिस्पैचिंग कॉस्ट, डिस्पैच करने की कॉस्ट नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर पे डिपेंड करती है, यस। गुड्स रिसीविंग कॉस्ट, गुड्स रिसीव्ड ऑर्डर्स पे डिपेंड करती है, यस। लेकिन इंस्पेक्शन की कॉस्ट मशीन आवर्स पे डिपेंड नहीं करती। इंस्पेक्शन की जो कॉस्ट होती है वो नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस या नंबर ऑफ सेटअप्स या नंबर या प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग या कहें नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स पे डिपेंड करती है। मतलब अपने को देखो, एक होती है एक्टिविटी, एक होती है एक्टिविटी कॉस्ट और एक होता है उसका ड्राइवर। तो हम जितनी बार प्रोडक्शन का सेटअप लगाएंगे उतनी हमारी प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग कॉस्ट आएगी। जितनी बार हम डिस्पैच करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी डिस्पैच कॉस्ट आएगी। जितने ज़्यादा हम गुड्स के लिए ऑर्डर रिसीव करेंगे उसी तरह की हमारी कॉस्ट आएगी। लेकिन इंस्पेक्शन की जो कॉस्ट होती है वो नंबर ऑफ़ सेटअप्स पे डिपेंड करती है या कहें नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शंस पे डिपेंड करती है या नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन रन्स पे डिपेंड करती है। तो जो फोर्थ है मेरे ख्याल से डी गलत है। सो मैंने इसका आंसर डी दिया, डी मेल नहीं खाता। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें। एक्स वाई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 30,000 यूनिट्स, एक कंपनी 30,000 इकाइयों का उत्पादन बना करती है। वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये यूनिट है, 30 रुपये पर यूनिट के हिसाब से सेल करती है। फिक्स कॉस्ट 1 लाख है। वापस से एक बार ऑपरेटिंग लिवरेज पूछा है, तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट हो गया, बस आंकड़े अलग हैं। सबसे पहले हम सेल देखें तो हम 30,000 यूनिट्स को बेच रहे हैं और 9 लाख रुपए की हम सेल कर रहे हैं। अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट देखें तो वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपये के हिसाब से है, तो 6 लाख रुपए हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। 20 का माल हम 30 में बेचते हैं तो 10 रुपये हमारा कंट्रीब्यूशन है। चूँकि हम 30,000 इकाइयाँ बेच रहे हैं तो 3 लाख हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया। हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, जो ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है हमारी 1 लाख की। और हमारा जो EBIT है, दैट इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज़ 2 लाख रुपया। तो EBIT हमारा 2 लाख है। तो कंट्रीब्यूशन और EBIT में संबंध देखा जाएगा, ऊपर है 3 लाख, नीचे है 2 लाख, सॉल्व करने पे आ गया 1.5। तो हमारा ये 3 लाख बटा 2 लाख, यहाँ साफ लिख लेते हैं 1.5। तो हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज रहने वाला है 1.5। वैसे मैंने अगले पेज पे इसका कैलकुलेशन दिया है। PDF आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलने में दिक्कत आती है तो आप हमें सिंपली व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको इसकी PDF भेज देंगे। ठीक है। When sales and production in units are same, then profit under marginal costing is A option higher than that of the absorption costing, lower than that of the absorption costing, equal to that of the absorption costing. Well, जैसे सपोज करो कि किसी संस्था ने 8,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया और 8,000 यूनिट्स ही सेल कर दिए। कहने का मतलब है कि इनके पास स्टॉक बचा ही नहीं। इस केस में क्या होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग का रिज़ल्ट वही होगा जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता,
एक्चुअली क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होती है वो स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय फिक्स कॉस्ट का भी ध्यान रखती है, वेरिएबल कॉस्ट का भी ध्यान रखती है, फिक्स कॉस्ट का भी ध्यान करती है। और मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल वेरिएबल कॉस्ट का ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो स्टॉक की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा होती है तो इनके प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होते हैं। जनरली स्टॉक होने की वजह से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जो प्रॉफिट होते हैं वो मार्जिनल कॉस्टिंग से ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर स्टॉक है ही नहीं तो मार्जिनल कॉस्टिंग के रिज़ल्ट और आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के रिज़ल्ट इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। तो सी इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज़ नॉट रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। आपकी कौन सी त्रुटि तलपट से प्रदर्शित नहीं होगी। कॉम्पनसेटिंग एरर, अगर आपने दो खातों में गलती की है, मान लीजिए एक में आपने डेबिट पक्ष में गलती की है और आपने एक में क्रेडिट पक्ष में गलती की है, और वो एरर ने एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर दिया, तो ये बात फिर ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो ये बात सही है कि क्षतिपूरक अशुद्धि ट्रायल बैलेंस से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अगर आप एक एक्सपेंस को असेट मानोगे, सपोज़ करो आपको वेजेस को डीआर करना था, और वेजेस को डीआर करने की जगह आपने मशीन को डीआर कर दिया, तो आपने रॉन्ग, कह लो गलत खाता खोला। वेजेस की जगह आपने मशीन खाता खोला, शायद आपने एक तरह से प्रिंसिपल एरर किया। लेकिन ये प्रिंसिपल एरर करने से भी ये बात ट्रायल बैलेंस को पता नहीं चलेगी, या ट्रायल बैलेंस से हमें प्रदर्शित नहीं होगी। एक्चुअली क्या है, ट्रायल बैलेंस गलती पकड़ने का मैकेनिज़्म है, लेकिन आप समझिएगा ये जो पंजा है, ये ट्रायल बैलेंस कॉम्पनसेटिंग एरर्स को नहीं पकड़ पाता। इसी तरह सेकंड में जो प्रिंसिपल एरर हुआ उसको भी वो नहीं पकड़ पाएगा। इसी तरह से एक राशि को सही पक्ष में परंतु गलत खाते में खता नहीं करना। सपोज़ कीजिए कि हमें कमीशन को डीआर करना था, पर कमीशन की जगह हमने डिस्काउंट को डीआर कर दिया, तो हमने किया तो डीआर ही है, ऑल्दो हमने गलत खाते में डीआर किया है। कमीशन की जगह हमने डिस्काउंट खाते में डीआर किया है, यानी हमने कमीशन एरर किया है, जिसको अपन बोलते हैं हिसाब की अशुद्धि। अगर हमने हिसाब की अशुद्धि की है तो इस बात को भी ट्रायल बैलेंस नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। तो ये सारी, जी हाँ, इस क्वेश्चन की ए बी सी ये तीनों ही गलतियाँ आपका ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाएगा, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इनमें से क्या सत्य नहीं है या क्या फॉल्स है। तो साझेदारी फर्म में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, ये बात सही है। पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। सेकंड है, एक सेवानिवृत्त साझेदार अपने रिटायरमेंट के बाद फर्म द्वारा वहन की गई देनदारियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, ये बात भी ट्रू है। एक पार्टनर जो रिटायर हो गया, एबीसी की फर्म में से अगर सी रिटायर हो गया, तो उसके रिटायरमेंट के होने के दिन तक की लाइबिलिटीज़ के लिए तो वो लायबल है, लेकिन उसके जाने के बाद जो लाइबिलिटीज़ उत्पन्न हुई है उसके लिए वो लायबल नहीं है, यही लिखा हुआ है। तो ये बात सही लिखी हुई है। किसी फर्म के विघटन के परिणाम स्वरूप स्वतः ही उस साझेदारी का समापन हो जाता है, ये बात भी सही है। अगर फर्म ही डिजॉल्व हो गई तो पार्टनरशिप तो डिजॉल्व होनी ही होनी है, क्योंकि फर्म का डिजोल्यूशन इज़ अ बिग मैटर। फर्म ही क्लोज हो गई, बिजनेस ही बंद हो गया, वाइंड अप हो गया, तो पार्टनरशिप भी डिजॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और ये कहना कि विघटन पर ख्याति खाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, ये गलत है। क्योंकि वैसे गुडविल का ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है, लेकिन जब डिसोल्यूशन का समय होता है तो उस समय हम जो गुडविल है उस गुडविल को रिलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, लाइक एनी अदर एसेट्स। किसी और एसेट्स की तरह गुडविल को भी अपन रिलाइजेशन खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो चौथी बात लिखी हुई है वो फॉल्स है, तो डी इसका आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है विच मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग स्टेट्स दैट ओनली स्केयर पीपल शुड कंप्राइज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधन लेखांकन की ऐसी कौन सी विधि है जो ये कहती है कि केवल दुर्लभ लोगों को ही मानव संसाधन के मूल्य में शामिल करना चाहिए। तो अवसर लागत विधि, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड ऐसा है जो कहता है कि जो दुर्लभ लोग हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ मिल पाना मुश्किल हैं, केवल उन्हीं को अपने को असेट की तरह रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड या अवसर लागत विधि इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है अंडर द नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम द अकाउंट्स मेड टू कंप्लीट डबल एंट्री इज WIP कंट्रोल अकाउंट, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, आप देखिए रॉ मटेरियल परचेज, जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं
तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो सिंपल सी एंट्री हो जाती है लाइक परचेज टू कैश। लेकिन जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो अपन एंट्री करेंगे स्टोर लेजर कंट्रोल। नीचे आप कैश लिख नहीं सकते क्योंकि 2 बार तो आपका पैसा गया नहीं, तो नीचे आप लिखेंगे टू GLA। यानी एंट्री को या कहें डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए आपको एक डमी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उस डमी अकाउंट का नाम है, या तो उसको बोलेंगे कॉस्ट लेजर अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या उसको बोलेंगे GLA, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो बिल्कुल यही इसने पूछा था, ठीक है, कि जब हम नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम का मतलब क्या, कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग मेंटेन करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग अलग मेंटेन करते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको एक डमी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। 6, टोटल सेल मार्जिन वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एज। तो हम वेरिएंसेस पढ़ते हैं, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस, उसमें पढ़ते हैं। फिर अपन सेल्स वेरिएंस, उसमें 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेल वेरिएंस जो कि सेल वैल्यू के बेसिस पे होता है, और एक होता है सेल मार्जिन वेरिएंस जो मार्जिन के बेसिस पे होता है। तो सेल मार्जिन में वेरिएंस आ गया का क्या मतलब है कि जितना अपन ने प्रॉफिट सोचा था एक्चुअल में प्रॉफिट उससे कम या ज़्यादा हुआ, यानी बजटेड मार्जिन जो हमने सोचा था और एक्चुअल मार्जिन जो रियल में ग्राउंड पे हुआ, उनका अंतर कहलाता है टोटल सेल मार्जिन वेरिएंस। आप सारे ऑप्शन पढ़िएगा, आपको बी सही लगेगा कि हमने जो प्रॉफिट सोचा और जो बजटेड प्रॉफिट हमने सोचा और एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ उसका जो अंतर है उसे हम कहेंगे टोटल सेल मार्जिन वेरिएंस। तो बी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन कहता है टोटल असेट ऑफ एक्स ऑन 31 दिसंबर वर 1 लाख। एक कंपनी की या एक्स की संपत्तियां 1 लाख थी, उसके दायित्व भी दे रखे हैं, क्रेडिटर, बैंक लोन, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये तो बिल्कुल 11th क्लास के लेवल का क्वेश्चन दे दिया। इसमें अपन से कैपिटल पूछा है, तो हम व्यापार के असेट्स देखते हैं और व्यापार पे जो लाइबिलिटीज़ है वो देखते हैं। जैसे एक व्यापार में 1 लाख रुपए की संपत्तियां हैं और 10,000 क्रेडिटर, 8,000 का बैंक लोन, 18, 9 का बिल पेबल, 27 और 4 का आउटस्टैंडिंग सैलरी, 31,000 की आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है। यानी 1 लाख रुपए में से 31,000 तो बाहर के लोगों को देने हैं। इसका मतलब है बाकी 69,000 रुपये व्यापार के स्वामी ने लगा रखे हैं, उसे अपन कैपिटल या नेटवर्थ कहेंगे। तो 69,000 ए इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ दीज विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें से क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का उद्देश्य नहीं है? डिसीजन मेकिंग में मदद करना, निर्णय लेने में मदद करना, ये तो उद्देश्य है। प्रॉफिट और लॉस का पता करना, ये उद्देश्य नहीं है। पॉलिसी फॉर्मेशन में मदद करना, ये उद्देश्य है। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस देना, ये भी उद्देश्य है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिसीजन अकाउंटिंग भी बोलते हैं। मैं उसमें हम एनालिसिस करते हैं, लाभ हानि ज्ञात करना, ये सब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। उसके बाद जब हम फाइनेंशियल डेटा का एनालिसिस करते हैं ताकि हम डिसीज़न ले सकें, तो वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बी इसका आंसर रहेगा क्योंकि बी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ठेके के 3/4 भाग को पूरा करने की लागत 75,000 रुपये रही है। ठेके का मूल्य 2 लाख रुपये है। प्रमाणित कार्य वर्क सर्टिफाइड ठेका मूल्य का 60% है। प्राप्त रोकड़ प्रमाणित कार्य का 75% है। ठेके पे कितना लाभ हानि खाते को हस्तांतरित किया जाएगा। तो बहुत ही छोटे में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि बच्चा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके आया है या नहीं। आप देखिए 75,000 रुपये आपने खर्चा किया, अब तक आपने मटेरियल, लेबर वगैरह पे आपने 75,000 रुपये खर्च किया। काम अभी चालू है तो इसे बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। जितना काम हमने किया उसमें से कुछ का हमने सर्टिफिकेशन करवा लिया, उसको हम बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। वर्क सर्टिफाइड है 60%। सर कहाँ लिखा हुआ है? सेकंड लाइन में लिखा है कि वर्क सर्टिफाइड ठेके का मूल्य 2 लाख रुपए का 60% है। तो इसका मतलब है 1,20,000 का काम ठेकेदार ने कर भी लिया और ठेकेदाता से सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया। इस क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड छुपा हुआ है कि सर वो आपको कैसे पता? इन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि 3/4 भाग पूरा हो चुका है, यानी 75% काम पूरा हो चुका है। तो 75% काम पूरा हो चुका है, उसमें से 60% वर्क सर्टिफाई हो चुका है, बाकी का 15% अभी तक सर्टिफाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब बात समझिएगा, आपको इस वर्क अनसर्टिफाइड की कॉस्ट निकालनी है। तो हमारे पास 75,000 रुपया कॉस्ट है 75% की,
तो 15% की कितनी हो जाएगी? 15,000। वापस समझ लीजिए, 75,000 कॉस्ट है 75% काम की, तो 15% काम की कॉस्ट कितनी, जो अभी तक सर्टिफाई नहीं हुआ। इससे आपकी क्रेडिट साइड आ जाएगी और इन दोनों का गैप आ जाएगा। ये प्रॉफिट हमें लगता है हुआ है, तो इसे कहेंगे नोशनल प्रॉफिट। और फिर इस नोशनल प्रॉफिट पे एक फार्मूला लगा के, एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमने 60% कार्य पूरा कर दिया है, यानी 50% से ज़्यादा कार्य पूरा कर दिया है, तो 2/3 प्रॉफिट आप P&L में ले जा सकते हो कैश के अनुपात में। तो मैं आपको अगले स्लाइड में फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके अंदर होगा क्या। हम नोशनल प्रॉफिट देखेंगे, नोशनल प्रॉफिट के बाद हम 2/3 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जितना हमें कैश रिसीव हुआ है उसका परसेंटेज हमें गिवन है वो हम रखेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि हम कितना अमाउंट P&L में ले जा सकते हैं। आपको ये बिल्कुल अगला साफ स्लाइड में दिख जाएगा। पहले आप ये सारा कैलकुलेट करेंगे। 60,000 हमने कमाया है, हमें ऐसा लगता है। इस 60,000 में से P&L में कितना जाएगा, तो नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2/3। 2/3 कब लगाना है, जब हम 50% या 50% से ज़्यादा काम पूरा कर लेते हैं, तो 2/3 प्रॉफिट कैरी कर सकते हैं। और 75% क्या है, जितना काम हमने पूरा कर दिया उसमें से हमें कितना परसेंट कैश मिला, वो अनुपात। तो इस कैलकुलेशन से 30,000 आएगा। तो इसने पूछा था P&L में ले जाई जाने वाली राशि बताइए, तो 30,000 होगा। तो 30,000 यानी ए इसका आंसर होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ रखी है वही कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये क्वेश्चन घुमा के एक तरह से दूसरी बार पूछा है कि CRR, इसमें से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। CRR में से आप बोनस इशू कर सकते हो, लेकिन इसमें से आप डिविडेंड नहीं दे सकते। जो प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर है, अंशों के निर्गमन से जो प्रीमियम मिलता है, उसमें से भी आप डिविडेंड नहीं दे सकते। और असेट और लाइबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन करने से जो प्रॉफिट होता है या जो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होता है, उसमें से भी आप डिविडेंड नहीं दे सकते। कहने का मतलब है कि आप A, B, C इन तीनों में से डिविडेंड नहीं दे सकते। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कि कौन से लाभ हैं जो लाभांश के लिए उपलब्ध नहीं है, तो A, B, C तीनों ही लाभ लाभांश के लिए नॉट अवेलेबल। द करंट रेशियो ऑफ AB लिमिटेड इज 2:1 while quick ratio is 1.8:1. If the current liabilities are 80,000 then the value of stock will be। तो बहुत आसान क्वेश्चन दिया। हमें पता है कि करंट रेशियो का सूत्र होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, और हमें दे रखा है लाइक करंट रेशियो 2:1, और करंट एसेट्स हमें नहीं पता, पर हमें करंट लाइबिलिटी पता है विच इज़ 80,000। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे करंट एसेट्स 1,60,000 हैं। इसी तरह हमारे को क्विक रेशियो दे रखे हैं, तो क्विक रेशियो के लिए ऊपर हमें रखने होते हैं लिक्विड एसेट्स और नीचे रखना होता है करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो हमें दे रखा है 1.8:1, लिक्विड एसेट मिसिंग है और करंट लाइबिलिटी 80,000 है। अगेन एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप पाएंगे कि लिक्विड एसेट्स हो गए आपके 8 एकम 8 8 8 64 1,44,000। और हमें ये पता है कि करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट्स को हटा दिया जाए तो स्टॉक आ जाता है। यूँ भी कह सकते हो कि करंट एसेट्स में से स्टॉक हटा दिया जाए तो लिक्विड एसेट्स आ जाता है। तो 1,60,000 रुपये और 1,44,000 का ये जो अंतर है, ये जो 16,000 का अंतर है, वो कहेंगे स्टॉक है या प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, तो अंतर की राशि को स्टॉक माना जाएगा। तो 16,000 इसका सिंपली आंसर रहेगा। चलिए, ये आगे मैंने अगले पन्ने में समझा भी रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। कौन सी अशुद्धि ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करेगी। तो करेगी नहीं करेगी, तो आप ऑप्शंस पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, अपने आप आंसर निकल के आ जाता है। अगर हम परचेज बुक को 100 रुपये गलत कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी 100 रुपये से हमने कम कैरी फॉरवर्ड किया, तो डेफिनेटली हमारा परचेज अकाउंट डिस्टर्ब होगा और हमारा ट्रायल बैलेंस प्रभावित होगा। तो ये जो पहली गलती है वो हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेगी। पूरा बताऊं, परचेज बुक हम अगले पन्ने पे कम कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो परचेज बुक का टोटल घटेगा, यानी परचेज अकाउंट कम हो जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हमने 480 रुपये वेजेस पे किए हैं एक रूम को कंस्ट्रक्शन करवाते समय और उसे हमने वेजेस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो यहाँ डबल गलती है। पहली बात तो अगर हमने वेजेस पे की थी रूम कंस्ट्रक्शन के लिए तो हमें बिल्डिंग अकाउंट लिखना चाहिए था, पर चलो बिल्डिंग अकाउंट ना लिखा, वेजेस अकाउंट लिखा, तो कम से कम उसे DI में तो लिखते, हमने उसे CR में लिख दिया। तो यूँ समझो इसको ये बोला जाएगा
कि हमने बिल्डिंग को डीआर करने के बजाय वेजेस को सीआर कर दिया, तो अगेन ये गलती आपके ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेगी, क्योंकि आपने एक आइटम को तो डेबिट नहीं किया, वो मिस्टेक है, और गलती से उसे उल्टा क्रेडिट कर दिया। तो केवल इस गलती से 480 और 480 960 रुपये से ट्रायल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। इसी तरह से आपने परचेज रिटर्न बुक को भी कैरी फॉरवर्ड करते समय, परचेज रिटर्न बुक की टोटल लगाते समय अंडरकास्टिंग कर दी, यानी 35 रुपये से उसका टोटल कम लगाया, तो ये भी आपके कहें ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेगी। तो जिस तरह से क्वेश्चन निकल के आया, इन तीनों ही गलतियों ने हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रभावित किया, जबकि क्वेश्चन ये चाहता था कि कौन सी गलती प्रभावित नहीं करेगी, तो इसमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो प्रभावित ना करे, तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी हम ये कह रहे हैं कि इन तीनों में से एक भी गलती ऐसी नहीं है जो तलपट को प्रभावित ना करती हो। ठीक है, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें, तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, सॉल्वेंसी का मतलब होता है रीपेइंग कैपेसिटी, आपने जो लोन लिया है उसे आप चुका सकोगे या नहीं चुका सकोगे, इसको बोलते हैं सॉल्वेंसी। तो नेट प्रॉफिट रेशो तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, ऑपरेटिंग रेशो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, करंट रेशो आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को बताता है। तो एक ही चीज़ बची और वो है डेट इक्विटी रेशो। ऑब्वियस सी बात है, डेट इक्विटी रेशो आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को बताता है। इसमें एक तरफ आपके लॉन्ग टर्म डेट देखे जाते हैं, एक तरफ आपकी इक्विटी देखी जाती है, उससे आइडिया लग जाता है कि आप अपना डेट चुका पाएंगे इन लॉन्ग टर्म या नहीं। तो डेट इक्विटी रेशियो इज़ वन ऑफ द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। अगला क्वेश्चन कहता है, इन डिसाइडिंग और एक्सेप्टेबल फाइनेंसिंग स्ट्रेटेजी फॉर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कन्फ्रंटेड विद, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था और मेरी तरफ से कन्फेशन भी है। मैंने जो PDF रिलीज़ की थी आंसर की उसमें मेरे हिसाब से मैंने पहले गलत आंसर दे दिया था। वर्किंग कैपिटल का जब हम डिसीज़न लेते हैं उसमें हम कहें अग्रेसिव पॉलिसी को अपनाएं, कंजर्वेटिव पॉलिसी को अपनाएं, या कहें मैचिंग या हेजिंग पॉलिसी को अपनाएं, उससे हमारा रिस्क और प्रॉफिट को हमें ट्रेड ऑफ करना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एग्रेसिव पॉलिसी में क्या होता है, हम बाहर से बहुत कम पैसा उठाते हैं, हम बहुत कम लो वर्किंग कैपिटल पे काम करते हैं। आप समझिएगा बात को, जब हम एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल अपनाते हैं तो हम बहुत ही कम वर्किंग कैपिटल पे काम करते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि आप बाहर से कम उधार लोगे, कम ब्याज दोगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपका रिस्क भी बढ़ेगा। ठीक है, जब हम कंजर्वेटिव पॉलिसी अपनाते हैं तो इसका मतलब है अपन एक हाई वर्किंग कैपिटल रख के चलते हैं, ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करते हैं, ज़्यादा उधार देते हैं, सॉफ्ट क्रेडिट पॉलिसी अपनाते हैं, अपने पास तगड़ा पैसा रखते हैं। चूँकि हम फिर बाहर से ज़्यादा बोरो करेंगे तो हमें ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा और लेकिन हमारा रिस्क भी कम हो जाएगा। तो बेसिकली हम कौन सी पॉलिसी चुनें, तो हम प्रॉफिट और रिस्क को मैनेज या कहें ट्रेड ऑफ करने की कोशिश करते हैं। मैचिंग अप्रोच जो होती है वो उसका मध्यम मार्ग होता है। ठीक है, उसमें प्रॉफिट भी थोड़े ठीक रहते हैं, रिस्क भी थोड़ी ठीक रहती है। तो मतलब वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग डिसीजन इज ऑल अबाउट ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिस्क एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। तो पहले मैं थोड़ा सा गलत आंसर दे दिया था, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सही आंसर है, डी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अ कंपनी अडॉप्टेड द फॉलोइंग मेथड फॉर इट्स इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, एक कंपनी आंतरिक पुनर्निर्माण में गई, उन्होंने शेयर इशू किए, उन्होंने शेयर्स का कंसोलिडेशन किया। मतलब जैसे 10-10 रुपये वाले शेयर हों और 10-10 रुपये वाले मान लीजिए 10 शेयर हैं, उसकी जगह 100 रुपये का एक शेयर दे दिया जाए, तो इसे बोलते हैं कंसोलिडेशन। सब डिवीज़न में क्या होता है, जैसे 100 रुपये का शेयर है, उसके बदले में 10 रुपये के 10 शेयर दे दिए जाए, तो उसे बोलते हैं सब डिवीज़न। क्वेश्चन ने ये पूछा कि इनमें से किस स्थिति में पूंजी में कमी नहीं आती। देखिए, जब आप कंसोलिडेशन करते हैं तो रिजल्ट है नो चेंज। भाई आप खुद ही सोचो, अगर आप 10-10 रुपये के 10 नोट किसी से लेके उसको 100 रुपये का एक नोट दे दोगे तो आपकी पूंजी में कोई अंतर नहीं आएगा। इसी से सब डिवीज़न 100 रुपये के बदले में 10-10 रुपये के नोट दे दोगे तो भी आपकी कैपिटल में कोई कमी नहीं आएगी। तो बी में कमी नहीं आएगी, सी में कमी नहीं आएगी। और अगर आप अंशों का निर्गमन कर रहे हो
तो भी आपकी शेयर कैपिटल बढ़ेगी, ना कि कम होगी। तो इसमें भी आपकी शेयर कैपिटल में कोई कमी नहीं होगी। इनफैक्ट बी और सी केस में तो आपकी शेयर कैपिटल में कोई बदलाव नहीं आएगा, और ए केस में आपकी शेयर कैपिटल उल्टा बढ़ेगी। क्वेश्चन ने यही पूछा था कि कौन से तरीके में अंश पूंजी में कोई कमी नहीं होगी, तो इन तीनों ही तरीकों में पूंजी कम से कम तो नहीं होगी। तो ए, बी एंड सी, इन तीनों ही तरीकों में शेयर कैपिटल कम नहीं होगी, कैपिटल रिड्यूस या रिडक्शन नहीं होगा। XYZ Limited has to redeem preference shares of 275,000, for which the company has issued 8,000 equity share of 10 each at a premium of 10%. The amount transferred to CRR account is, तो बहुत ही आसान लड्डू सा क्वेश्चन है। एक कंपनी है, उनको 2,75,000 रुपये के प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है। हमें पता है कि रिडम्पशन या तो होता है अंशों के निर्गमन से, या रिडम्पशन होता है आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। इन दो तरीक़ों से ही रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो सकता है। इस क्वेश्चन में इन्होंने 8,000 शेयर इशू किए जिसकी कीमत है 80,000। हालांकि इनको प्रीमियम समेत 88,000 रुपये मिले हैं, लेकिन हम इसमें से छोटी वैल्यू कंसीडर करेंगे कि इस क्वेश्चन में इनको 80,000 रुपये अंशों के निर्गमन से मिले। इसका मतलब है बाकी का 1,95,000, यानी आपको क्या करना है, इस 2,75,000 में से 80,000 तो आपके पास यहाँ से आया है, तो शेष राशि आपके पास फ्री रिज़र्व में से आई है। तो उस फ्री रिज़र्व को आपको CRR में कन्वर्ट करना होगा। तो CRR के लिए जो राशि जाएगी वो है 1,95,000 रुपये। जी हाँ, ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रारंभिक प्रक्रिया में शुरू में निर्गमित की गई इकाइयों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि नॉर्मल वेस्टेज प्रोसेस 1, सेकेंड और थर्ड में लगाई गई इकाइयों का 10%, 5% और 8% है। फिनिश गुड्स 3,933 इकाइयों का है। किसी भी प्रक्रिया में कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल इफेक्टिव गेन नहीं था। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। आप ये समझो कि आपने इस स्टेज पे इनपुट किया, ठीक है। पहली प्रोसेस में आपका 10% का नुकसान हुआ, दूसरी प्रोसेस में आपका 5% का नुकसान हुआ, और तीसरे प्रोसेस में आपका 8% का नुकसान हुआ। उसके बाद जो फाइनल यूनिट्स बनी वो 3,933 थी। आपको यहाँ समझना है कि आपने यहाँ पे कितनी यूनिट्स लगाई। तो आप या तो लॉजिक तो ये है कि आप ये समझो कि ये जो 3,933 का उत्पादन है वो 8% के नुकसान के बाद है। तो 3,933 डिवाइडेड बाय 92%, 92% करते ही आपका ये फिगर आ जाएगा। जो ये फिगर है ये 5% के नुकसान के बाद है, तो इसका मतलब है इसमें डिवाइडेड बाय 95% कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका ये जो वाई फिगर है वो 10% के नुकसान के बाद है, तो डिवाइडेड बाय आप 90% करेंगे, तो आपका इस क्वेश्चन मार्क का सॉल्यूशन आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ये लगे कि सर क्या बता रहे हो, समझ नहीं आ रहा, तो आप ये सोचो कि आपने 4500 इकाइयाँ लगाई। मान लो आप ए ऑप्शन को रख के देखो, आपने 4500 इकाइयाँ लगाई, इसमें से 10% इकाइयाँ नष्ट हो गई, तो अगले प्रोसेस के लिए 4,050 इकाइयाँ गई। फिर इसमें से 5% इकाइयाँ नष्ट हो गई, तो करीबन आपकी 203 इकाइयाँ नष्ट हो गई। तो फिर आपके पास 3,847 बचेगी, और इसमें से 8% इकाइयाँ नष्ट हुई, तो ये रिज़ल्ट नहीं आ सकता जो रिज़ल्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। अब एक लास्ट कोशिश करता हूँ, मैं इस 5,000 को रखता हूँ। अगर मैंने ये 5,000 इकाइयाँ रखी, तो पहली बार में 10% का नुकसान हुआ, तो मेरा 500 इकाइयों का नुकसान हुआ, 4,500 इकाइयाँ आगे गई। फिर 4,500 इकाइयों पे 5% का नुकसान हुआ, यानी 225 इकाइयों का नुकसान हुआ, तो 4,275 यूनिट्स आगे गई। और फिर 4,275 पे 8% का आप नुकसान करो, इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये 3,933 आ जाएगा। तो आपका आंसर यही है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन की शुरू में एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट प्रोसेस आपने ज़रूर 5,000 यूनिट्स का इनपुट किया होगा। ये देखना ये चाहता है कि आपको नॉर्मल लैप्स का सेंस है क्या, यानी 3,933 अगर टारगेट है और आपको पता है जगह जगह इतना नुकसान होने वाला है, तो हमें कितनी यूनिट शुरू में लगानी होंगी, तो हमें शुरू में 5,000 यूनिट्स लगानी होगी। अगले पन्ने पे मैंने डिटेल से इसका सॉल्यूशन बताया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। MCQ में आपकी मर्जी है, आप पड़ोसी से पूछ के भी सॉल्व कर सकते हैं, बस ढंग के पड़ोसी से पूछना। डैश डैश इज़ द प्रोजेक्ट हुज कैश फ्लो नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अदर्स प्रोजेक्ट। आप कैपिटल बस्टिंग में योजनाएं देखेंगे तो योजनाएं बहुत प्रकार की होती हैं। उसमें एक होती है इंडिपेंडेंट योजना। इंडिपेंडेंट योजना को आपको उसकी मेरिट के आधार पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट। वैसे मैं आपको एक बता देता हूँ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट क्या होता है। सपोज़ कीजिए कि एक्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें आपने कैलकुलेट किया तो उसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू आया वो आया 15,000 रुपये। और वाई प्रोजेक्ट है, उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू आया 8,000 रुपये। ठीक है, अब समझना बात को। अगर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है तो आप एक्स को भी करोगे और वाई को भी करोगे, क्योंकि एक्स वाई को इन्फ्लुएंस नहीं करता, वाई एक्स को प्रभावित नहीं करता। अगर वो प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है तो आपको दोनों ही प्रोजेक्ट करने चाहिए, दोनों ही धंधे करने चाहिए, क्योंकि दोनों में ही एनपीवी पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, यानी उन दो में से आप एक ही काम कर सकते हो, दोनों काम आप कर ही नहीं सकते, तो फिर आप हायर एनपीवी का चयन करना। तो मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट में आप चाहे जितनी योजनाओं को एक्सेप्ट कर सकते हो, बस उनका एनपीवी पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं तो फिर आप किसी एक काम को ही कर सकते हो, तो फिर आपको वो काम करना चाहिए जिसमें एनपीवी हायर हो। ठीक है, तो ऐसी परियोजना जिसका नकदी प्रवाह अन्य परियोजनाओं की स्वीकृति या अस्वीकृति से प्रभावित नहीं होता, ठीक है, तो फिर उसे अपन कहते हैं स्वतंत्र परियोजनाएं। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। ठीक है, चलिए सॉरी, आगे कहते हैं इन द ऑर्डर ऑफ पेमेंट बाय द लिक्विडेटर आर पेड फर्स्ट। अगर लिक्विडेशन का क्वेश्चन है तो लिक्विडेटर सबसे पहले किसका पेमेंट करता है? क्या सबसे पहले वो खुद का रेम्यूनरेशन देता है, या वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को प्रायोरिटी देता है, या सबसे पहले लीगल चार्जेस चुकाए जाते हैं, या सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट किया जाता है? तो आंसर है सबसे पहले लीगल चार्जेस का भुगतान किया जाता है। तो आपको जो लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है, जिसमें वो पैसे के आने और जाने का हिसाब देता है, तो उसमें सबसे पहले जैसे ही उसके पास संपत्तियों की वसूली से या मौजूदा नकद पेमेंट होगा, तो सबसे पहले वो लीगल चार्जेस का पेमेंट करेगा, उसके बाद वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करेगा, फिर वो खुद के रेम्यूनरेशन का पेमेंट करेगा, उसके बाद सिक्योर्ड लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का पेमेंट किया जाएगा, फिर डिवेंचर होल्डर का पेमेंट करेंगे, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट होगा, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट होगा, और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट होगा। तो ये सीक्वेंस आपको अच्छे से याद करना है। लीगल चार्जेस सबसे फर्स्ट, इक्विटी शेयर होल्डर सबसे लास्ट। वेल, इसके बाद अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट अ डिस्काउंट। ये बात सही है। धारा 52 जो है उसका सिक्योरिटी प्रीमियम से संबंध है, धारा 53 का संबंध है डिस्काउंट से। एक कंपनी अब अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं कर सकती, सिवाय किसके? स्वैट इक्विटी शेयर जो कंपनी अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को देती है। स्वैट मतलब पसीना, इनको हिंदी में बोलते हैं स्वेद। स्वेद समता अंश आज भी बट्टे पर निर्गमित किए जा सकते हैं, बाकी किसी भी तरह के शेयर बट्टे पे नहीं दिए जा सकते। तो सी इसका आंसर है, बाकी ऑप्शन आप पढ़ लेना। हालांकि इसमें किसी किसी को अंशों का पुनर्निर्गमन में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सर जब हम री इशू करते हैं तो हम डिस्काउंट दे सकते हैं ना, पर देखा जाए तो वो एक्चुअली डिस्काउंट नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा समझाऊँ आपको, मान लीजिए आपने ए व्यक्ति के अंश जब्त किए और ए व्यक्ति के अंश जब्त करके आपने बी व्यक्ति को दे दिए। थोड़ा कहानी सुनना। ए व्यक्ति से आपने 10 रुपये का शेयर था और 10 रुपये में से उसने 7 रुपये नहीं दिए, और इसका मतलब ये है कि उसने 3 रुपये दे दिए थे। ठीक है, 3 रुपये उसने दे दिए थे, तो आप बाद में बी को ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये का ही डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है, बात समझना। जितना रुपया आपने यहाँ कमाया है, आप मैक्स टू मैक्स उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो। अंशों के पुनर्निगमन पे आप उसके बियॉन्ड डिस्काउंट नहीं दे सकते। एक ज़माने में वो भी देते थे, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के बाद आप री इशू पे मैक्स टू मैक्स उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो जितना आपने फॉरफिचर से कमाया था। तो आप दोनों चीज़ों को मिला के देखोगे ना, तो आपकी चीज़ या तो पार वैल्यू पे जाएगी या एक्स्ट्रा वैल्यू पे जाएगी, डिस्काउंट पे नहीं जाएगी। अगर इतना नहीं समझना चाहो तो केवल इतना याद रख लो, स्वैट इक्विटी शेयर आर द ओनली शेयर्स दैट कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली सी रहने वाला है। 21. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर आप अपने शेयर्स को बायबैक करना चाहते हो तो क्या सोर्स हो सकते हैं? देखिए, देखो, बायबैक करोगे तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो या तो आपने प्रॉफिट कमाए हों, यानी या तो आपका प्रॉफिट हो, या आपके पास फ्री रिजर्व्स हों, या फिर आप शेयर इशू करके शेयर को
इशू करके भी बायबैक कर सकते हो। तो इन्होंने कहा पहले में कि हम ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर लेंगे, ये तरीका नहीं है। हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ फ्री रिजर्व को यूज़ करेंगे, ये सही तरीका है। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, भाई एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल का तो आप बाय बैक कर रहे हो, तो उसी को आप कैसे यूज़ कर सकते हो? मतलब जैसे ये तो ये हो गया कि अगर आप 100 में से 25 शेयर को बाय बैक करना चाहते हो तो वापस उसी तरह के शेयर्स इशू करने का तो क्या तुक है? तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। अगर आपको इक्विटी शेयर का बायबैक करना है तो आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो या अलग तरह के इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, लेकिन आप जो मौजूदा इक्विटी शेयर है वो थोड़ा ना इशू करोगे, तो फिर तो बायबैक करने का सेंस क्या हुआ? तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। ठीक है, ये कहना कि उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी तरीका नहीं हो सकता, तो नहीं, बायबैक का कम से कम ये सोर्स तो है ही ना, तो बी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू? कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स प्लस कैश माइनस करंट लाइबिलिटी। तो ये काफ़ी घुमा दिया, इसके लिए आप क्या करो, एक बैलेंस शीट बना लो। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर जैसे आपने कैपिटल रख दी 50 रुपये समझने के लिए, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी रख दी मान लीजिए 30 रुपये, है ना। इधर होता है आपका फिक्स एसेट्स, ठीक है, मान लीजिए 40 रुपये। इधर आपने रख दिया करंट एसेट्स 30 रुपये। वैसे तो ये गलती है कि कैश जो होता है वो करंट एसेट्स के अंदर ही होता है, तो कैश के लिए अलग से लिखा होने की वजह से ही गलत हो गया। वैसे अपन इसको चेक भी कर सकते थे। सेकंड है, प्रूडेंस इज अ कॉन्सेप्ट टू रिकॉग्नाइज अनरियलाइज प्रॉफिट नॉट लॉसेस। कहता है रूढ़िवादिता जो है उसमें अप्राप्त लाभ को तो पहचाना जाता है और हानि को नहीं पहचाना जाता, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। आपको पता है रूढ़िवादिता या दूरदर्शिता की परंपरा क्या क्या कहती है कि जो संभावित हानि है हम उसे भी लिख दो, लेकिन जो लाभ अभी अप्राप्त है उसे छोड़ दो, यानी अप्राप्त लाभ को हम छोड़ते हैं, जबकि ये कह रहा है कि हम अप्राप्त लाभ को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये गलत लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है कि पेटेंट राइट का जो नेचर है वो रियल अकाउंट का नेचर है, तो बिल्कुल ये रियल नेचर है। ठीक है, क्योंकि पेटेंट एक असेट्स है, वो टेंजिबल नहीं है, इंटेंजिबल है, लेकिन उसका जो अकाउंट का नेचर है वो रियल अकाउंट नेचर ही है, तो ये बात ट्रू है, सही है। और चौथे में लिखा है कि माल का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो ज़्यादा हो उस पर किया जाता है, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है, बिल्कुल ही फॉल्स है, क्योंकि हमें पता है दोनों में से जो मूल्य कम होता है हम उस पर वैल्यूएशन करते हैं, तो ये फॉल्स है। तो इसने पूछा कौन सा सत्य है, तो जो थर्ड है वही सत्य है, वही सत्य है। ठीक है, पहले के अंदर अगर ये कैश अलग से ना होता तो शायद तक कैलकुलेशन के हिसाब से सही हो जाता। मैं थोड़ा सा इसको और कर लेता हूँ, सपोज करो कैश नहीं होता, तो जैसे और कहानी कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे करंट लाइबिलिटी रख लेते हैं 20 रुपये की, तो यहाँ का आपका जोड़ हो जाता है 100 रुपये, और यहाँ पे अपन फिक्स एसेट्स कर देते हैं 70 रुपये की। तो अपन इसको फॉर्मूला देने की कोशिश करते हैं जो इन्होंने कहा कि कैपिटल, चलो कैपिटल लिख लेते हैं 50 रुपये, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो लिख देते हैं 30 रुपये, बराबर फिक्स एसेट्स वो लिख देते हैं 70 रुपये, प्लस करंट एसेट लिख देते हैं वो है 30 रुपये, माइनस करंट लाइबिलिटी 20 रुपये। तो ये 80 और ये 80 बराबर हो जाता, तो इसमें जो कैश है ना उसी ने खेल ख़राब कर दिया। अगर इसको कैश को हटा दो ना तो फिर ये जो इक्वेशन है वो करेक्ट हो जाती। ठीक है, तो अभी जो राइट नाउ सही है तो वो ये सही है कि पेटेंट राइट जो है वो रियल अकाउंट नेचर का है। व्हेन इक्विटी शेयर कैपिटल इज लेस देन डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देन इट विल बी नोन एज थिन इक्विटी। एक्चुअली क्या है, आपकी जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल तो है 5 लाख और आपके ऊपर डेट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिला के है 8 लाख, तो आपकी इक्विटी क्या है, कमज़ोर है। जैसे किसी के बाल कमज़ोर होते हैं, किसी के घने बाल होते हैं, किसी के कमज़ोर होते हैं, तो हमारी जो इक्विटी है ना वो कमज़ोर है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। और ये जो स्थिति है, पतली स्थिति है, हमारी हालत ख़राब है, तो इसे अपन थिन इक्विटी कहेंगे। ठीक है, हालांकि ये भी बिजनेस करने का तरीका है, बट इट विल बी नोन एज ट्रेडिंग ऑन थिन इक्विटी। ए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट आउटस्टैंडिंग वेजेस अपीयरिंग आउटसाइड। वेल, ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के बाहर अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो फिर से हम कहेंगे कि ये एक समायोजन है, इसे अपने को समायोजित करना पड़ेगा। एक तो हम इसे वेजेस में प्लस करेंगे और सेकंड हम इसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, तो ये व्यापारिक खाते में जाएगा और बैलेंस शीट में जाएगा। ए सही है। बी मैंने कहा है कि केवल बैलेंस शीट में जाएगा, सी में कहता है कि केवल फुटनोट में जाएगा, चौथे में लिखता है केवल ट्रेडिंग में जाएगा, तो ये गलत है। इसका आंसर ए होगा, ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ठीक है, ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट शोइंग फ्लो ऑफ फंड्स। ठीक है, पहले में इन्होंने फिक्स्ड एसेट्स को खरीदा है उधार पे, तो इसकी एंट्री होगी फिक्स्ड असेट टू सप्लायर। मैं सारा आंसर आपको एक साथ बता दूंगा। सेकंड में अगर इन्होंने फिक्स्ड एसेट्स को परचेज़ किया है, कुछ बताया नहीं है, तो अपन कैश मान लेते हैं, एंट्री हो जाएगी फिक्स्ड एसेट्स टू कैश।
तीसरे में इन्होंने फिक्स एसेट्स को परचेज किया है शेयर देकर, तो एंट्री हो जाएगी फिक्स एसेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और चौथे में है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो इसमें एंट्री हो जाएगी कैश टू फिक्स एसेट्स। अब मैं आपको कहना ही चाहता हूँ कि आपकी जो फिक्स एसेट्स है वो नॉन करंट आइटम है, और जो सप्लायर है वो आपके लिए करंट आइटम है, यानी इसमें एक आइटम करंट है और एक आइटम नॉन करंट है, तो इसके अंदर फ्लो होगा। यानी जब एक आइटम नॉन करंट और दूसरी आइटम करंट होती है तो फ्लो होता है। फिक्स एसेट्स आपकी नॉन करंट आइटम है, कैश आपकी करंट आइटम है, तो इस एंट्री के अंदर भी फ्लो होगा। चौथी एंट्री में कैश आपकी करंट आइटम है, फिक्स एसेट्स आपकी नॉन करंट आइटम है, तो इस एंट्री के अंदर भी फ्लो होगा। लेकिन अगर आप थर्ड एंट्री को देखो तो फिक्स एसेट्स नॉन करंट आइटम है और इक्विटी शेयर कैपिटल भी नॉन करंट आइटम है, ठीक है। तो इस वाली एंट्री के अंदर फ्लो नहीं होगा। जब दोनों आइटम में करंट या दोनों आइटम में नॉन करंट होती हैं तो फ्लो उत्पन्न नहीं होता। तो सी केस में आपका कोई फ्लो उत्पन्न नहीं होगा। सी विल बी द आंसर, ठीक है। मैंने अगले पन्ने पे इसको समझाया हुआ भी है, ठीक है। कहानी के कुछ बचे हैं। 96 मिस्टर ए इज़ अ प्रॉपर्टी डीलर हैविंग 6 ऑफिस बिल्डिंग वर्थ 2 करोड़ टू सेल। वेल, मिस्टर ए प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके पास 6 ऑफिसेज हैं करीबन 2 करोड़ मूल्य के। यह राशि बैलेंस शीट के में किस तरह से दिखाई जाएगी? इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स। तो हम इसे एज अ करंट एसेट्स दिखाई देंगे बिकॉज ही हेल्ड्स द प्रॉपर्टी रेडी फॉर सेल। और एक्चुअली इनके लिए स्टॉक की तरह हुआ, जैसे दुकानदार के पास माल होता है तो प्रॉपर्टी डीलर के पास प्रॉपर्टी होती है एंड दैट इज़ फॉर सेल, तो इसे स्टॉक यानी करंट एसेट्स इन्वेंट्री की तरह दिखाया जाएगा। तो डी इसका आंसर होगा। वेल आप और मैं अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे होती है, या फिक्स एसेट्स के, अगर हम बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं तो फिक्स एसेट्स की तरह हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि आगे जाके हम उसे ऊंचे दामों में बेचेंगे तो उसे इन्वेस्टमेंट की तरह रखते हैं। लेकिन अगर बात करें प्रॉपर्टी डीलर के लिए तो वो तो उसको बेचेगा ही बेचेगा, तो वो उसके लिए स्टॉक हुआ या करंट एसेट्स हुआ। ओपनिंग एंट्री इज पास्ड इन द, तो हमें पता है कि ओपनिंग एंट्री सेल बुक में तो केवल सेल्स की एंट्री होती है, कैश बुक में सारी कैश की एंट्री होती है, परचेज बुक में उधार माल खरीदने की एंट्री होती है। तो इसका आंसर है जनरल प्रॉपर, मुख्य जनरल, जहाँ पे उल्टी पुल्टी या ऊट पटांग एंट्री, या वो कहें सही वर्ड तो ये है कि जो प्रविष्टियाँ और किसी भी सब्सिडियरी बुक्स में नहीं हो सकती उन्हें जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाता है, उसे जनरल जर्नल भी कहा जाता है। तो बी इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वेल, व्हाट काइंड ऑफ एक्शन इज कॉस्ट कंट्रोल? वेल, एक वर्ड है कॉस्ट कंट्रोल, एक होता है कॉस्ट रिडक्शन। जैसे हमने सोचा कि भाई ये वस्तु मैं 800 रुपये के अंदर अंदर बना दूंगा, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट 800 रुपये को क्रॉस ना करे, तो हम अपनी कॉस्ट को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रिवेंटिव तरीका है। तो कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव या निरोधात्मक तरीका है जहां हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट को अपनी बजटेड कॉस्ट के अंदर रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक और थ्योरी होती है, वो होती है कॉस्ट रिडक्शन। उसमें हम लगातार अपनी लागत में कमी लाने का प्रयास करते हैं, तो वो हम अपनी लागत को हमेशा सही करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो करेक्टिव मेजर है, तो वो कॉस्ट रिडक्शन है। बाय द वे, अभी हम क्वेश्चन पे स्ट्रिक्ट हैं, तो हमसे पूछा था कॉस्ट कंट्रोल किस तरह का मेजर है, तो वो है प्रिवेंटिव। ये मैंने आगे आपको दिखा भी रखा है कि कॉस्ट कंट्रोल इज़ अ प्रिवेंटिव फंक्शन बिकॉज इट असर्टेन्स द कॉस्ट बिफोर इट्स अकरेंस। खर्चा होने से पहले हम कॉस्ट को तय कर लेते हैं, उसी के अंदर अपने टारगेट सेट के अंदर ही अपनी कॉस्ट को बिठाने का कोशिश करते हैं, क्रॉस नहीं करने देते, ठीक है। चलिए आगे बात करें। मल्टीपल कॉस्टिंग मीन्स एप्लीकेशन ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मल्टीपल कॉस्टिंग कहाँ यूज़ होती है? जब हम एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, सपोज करिए हम कंप्यूटर बना रहे हैं या कहें कंप्यूटर असेंबल कर रहे हैं, तो अब कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मदरबोर्ड होता है, आपका कीबोर्ड होता है, माउस होता है, प्रिंटर होता है, 50 तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो अलग अलग कॉस्टिंग के तरीक़ों से निकाली हुई होती है, लेकिन हम उन सब कॉस्टिंग टेक्निक का उपयोग एक ही प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं। तो दैट इज़ मल्टीपल कॉस्टिंग में एक से ज़्यादा कॉस्टिंग टेक्निक्स का यूज़ तो होता है, लेकिन वो एक ही प्रोडक्ट के लिए होता है, सेम प्रोडक्ट के लिए होता है, इसलिए इसका आंसर डी आएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। वेल, उसके बाद मल्टीपल कॉस्ट पढ़ लीजिए। मल्टीपल कॉस्टिंग को कंपोजिट कॉस्टिंग भी कहते हैं। कंपोजिट कॉस्टिंग में क्या होता है? एप्लीकेशन मतलब प्रयोग किया जाता है, एक से ज़्यादा मेथड्स का प्रयोग किया जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ए सेम प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, अब थकावट हावी हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट? वेल,
रिवोल्यूशन रिजर्व, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में आता है। इंश्योरेंस फंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट बहुत ही अच्छी आइटम, पर ये भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाती है। मतलब अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक ईसोप होता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, उसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ को ये ऑप्शन देते हैं कि वो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। तो जब तक वो यस या नो, हाँ या ना नहीं कर देते, तब तक एक अकाउंट क्रिएट होता है, उसका नाम है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और ये भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाया जाता है। लेकिन जो प्रोविडेंट फंड होता है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है। प्रोविडेंट फंड को आप लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में भी दिखा सकते हो, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में भी दिखा सकते हो, जैसी भी स्थिति है, मतलब जैसे भी उसकी पेमेंट की स्थिति है। बट प्रोविडेंट फंड इज़ अ रियल लायबिलिटी। ये सब आपके रिजर्व्स हैं जो आपने फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ के लिए रख रखे हैं, लेकिन प्रोविडेंट फंड इज़ अ रियल लायबिलिटी, तो ये इनमें से अलग है और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में नहीं जाता। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। 2 साल 3 साल दबा के प्रैक्टिस कीजिए, अपने 20 से 30 साल आगे के सुरक्षित कर लीजिए। चलिए बाय।